हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग सुरक्षित एवं सुखद होंगे। प्यारे बच्चे, मैं डीके अंजन इग्नाइटेड S2PC2 क्लासेज में आप सभी लोगों के लिए एक नए लेक्चर्स लेकर हाजिर हुआ हूं। आज का जो मेरा एम है वो है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर मेटेलिक वायर, और अब सभी लोगों का आज यही एम होना चाहिए भी। आज हम लोग इसकी पूरी कंसेप्ट समझेंगे कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर मेटेलिक वायर होता क्या है। इसीलिए आप सभी लोग कॉपी पे लेकर और जल्दी से जल्दी बैठ जाएं, इधर उधर की बातें छोड़ दें और बिल्कुल ध्यान दें यहाँ पे। तो चलिए, है ना, स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चे, हमने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर मेटेलिक वायर हेडिंग लगाया है और इसको समझने के लिए एक मैंने ग्राफ भी ड्रॉ किया है, जिसमें देखिए तो ये हमारा एक्स एक्सिस है और यहाँ पर एक्स एक्सिस पर हमने स्ट्रेन को रिप्रेजेंटेशन किया है, और ये हमारा वाई एक्सिस है जिस पर हमने स्ट्रेस को रिप्रेजेंट किया है। और इस एक्स वाई एक्सिस के बीच में जो आप देख रहे हैं, जो अर्थात एक्स वाई प्लेन में रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है, तो ये जो कर्व हमारा है बाबू, इस कर्व को हम बोल रहे हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। इसमें बहुत सारे पॉइंट भी आपको दिख रहा होंगे, जैसे पॉइंट ए है, बी है, सी है, डी है, और ये सब पॉइंट का क्या क्या इंपॉर्टेंस है जो भी हम बात करेंगे। प्लस ये रीजन्स भी देख रहे होंगे कि ओ से ए तक बिल्कुल स्ट्रेट है, ए से बी थोड़ा सा कर्व है ना, बी से सी थोड़ा सा बढ़ा है, और फिर सी से डी कुछ शेप दिख रहा है, और डी से फिर ई कुछ शेप दिख रहा है। तो ये सब शेप का क्या मतलब होता है ये हम समझेंगे। तो साथ साथ हम नोट भी करते जाएंगे और आपको हम समझाते भी जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओए रीजन्स का, कि ओ से ए तक का रीजन्स क्या कहता है। तो आइए, है ना, साथ में लिखते भी जाते हैं। यहां पर देखिए, द ग्राफ ओए इज अ स्ट्रेट लाइन। जो ओए ग्राफ दिख रहा है वो कैसा दिख रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, जो इंडिकेट कर रहा है, इट मीन्स इट indicates the stress is directly proportional to a strain, that is a stress डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। प्यारे बच्चे, ओ से ए तक रीजन जो स्ट्रेट दिख रहा है, यह स्ट्रेट रीजन ही आपको बता रहा है, स्ट्रेट पाथ ही ये बता रहा है कि स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्ट्रेन का। ठीक है, अगर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है, दैट मीन्स जो अमाउंट ऑफ स्ट्रेस जितना बढ़ेगा उसी अमाउंट में स्ट्रेन भी बढ़ेगा। और जिस रीजन में स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है उस रीजन में हुक्स लॉ भी वैलिड होता है क्योंकि रॉबर्ट हुक्स का भी सपना यही था कि स्ट्रेस जो है प्रोपोर्शनल होगा स्ट्रेन की। ठीक है, क्योंकि उन्हीं के नाम पर यह लॉ दिया भी गया था। तो हम ये भी कह सकते हैं, है ना, इन रीजन ओए हुक्स लॉ इज वैलिड। जो ओए रीजन हमारा है, ओ से ए तक रीजन में हुक्स लॉ वैलिड होंगे, है ना। दैट मीन्स कहने का मतलब कि हुक्स की स्टोरी स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन तक था, तो यहाँ तक स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है, इसीलिए, है ना, हुक्स लॉ इस रीजन में क्या होगा, वैलिड होगा। और पॉइंट ए जो होता है बाबू, इस पॉइंट ए को हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। इस पॉइंट ए को हम क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनल लिमिट। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनल लिमिट। तो हम यहां लिख सकते हैं
कि द पॉइंट ए इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल लिमिट। पॉइंट ए को हम लोग क्या करें, प्रोपोर्शनल लिमिट। पॉइंट ए जो हमारा है बाबू, उस पॉइंट को हम क्या करें, प्रोपोर्शनल लिमिट। क्लियर। अब आते हैं आगे। देखिए ए से बी तक रीजन जो है, ए से जो बी तक रीजन है, ये देखिए ये रीजन बी तक वो कर्व पोर्शंस दिख रहा है ना। तो अगला पॉइंट में हम बात करते हैं कि द ग्राफ है ना, द ग्राफ ए बी इज अ कर्व है ना। इट मीन्स इट indicates the है ना, it means it indicates the stress is not proportional to a strain। और ये खासकर ये बता भी रहा है ना, इस कर्व पोर्शंस के कारण कि स्ट्रेस है जो स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल नहीं है। दैट मीन्स स्ट्रेस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, इस रीजन को हम बोलेंगे। ठीक है। अब देखिए पॉइंट पहुंच गए बी तक, तो बी जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं, बी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। क्या बोलते हैं बाबू लोग, इलास्टिक लिमिट, या और इसका दूसरा भी नाम है यील्ड पॉइंट। कौन पॉइंट, यील्ड पॉइंट या इलास्टिक लिमिट। तो यहां क्या कहेंगे, द पॉइंट बी इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट और यील्ड पॉइंट। ठीक है, क्या बोलेंगे, इलास्टिक लिमिट है ना, और यील्ड पॉइंट। पॉइंट बी को बाबू लोग बोलेंगे। यानी कहने का मतलब है बाबू कि इस पॉइंट बी तक जो होता है ना, वो बॉडी में इलास्टिक का गुण रहता है। दैट मीन्स अगर इस बी पॉइंट तक जो हम डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट कर रहे थे, वो डिफॉर्मिंग फोर्स को अगर हम रिमूव कर देते हैं तो बॉडी अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशंस को आकर कर लेगा। दैट मीन्स उसमें कोई भी स्ट्रेन नहीं बचेगा। दैट मीन्स डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद जो चेंज होना चाहिए, डेल एल की वैल्यू होना चाहिए, वो वैल्यू जीरो रहेगा, उसमें कोई डेल एल नहीं आएगा, है ना। बिल्कुल वो ओरिजिनल शेप में बन जाएगा जैसा वो पहला था, यानी परमानेंट स्ट्रेन उसमें नहीं बन पाएंगे, है ना, बी तक। इसीलिए बी तक जो रीजन्स होता है, ओ से बी तक जो रीजन्स होता है, इस रीजन को हम लोग इलास्टिक रीजन भी कहते हैं। आप ये भी कहेंगे कि सर ओ से ए तक तो था ही, भाई ओ से ए तक तो इलास्टिक था भी, लेकिन ए से बी तक भी इलास्टिक था, क्योंकि ओ से ए तक इलास्टिक भी था, साथ में स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन था भी। लेकिन ए से बी तक इलास्टिक का गुण तो था, बट स्ट्रेस जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन के नहीं था। यानी इस रीजन्स में, ए से बी रीजन्स में आप कह सकते हैं कि हुक्स लॉ है ना इनवैलिड हो गया, ये भी बोल सकते हैं। यहां पर एक पॉइंट लिख सकते हैं, क्या, इन द है ना, इन द ए बी रीजन हुक्स लॉ इज नॉट वैलिड। यानी इस रीजन में हुक्स लॉ वैलिड नहीं होंगे, क्योंकि हुक्स लॉ तो खोजते थे स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, बट स्ट्रेस तो स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल हो ही नहीं रहा है, तो हुक्स लॉ इनवैलिड हो जाएंगे, है ना भाई। और इस ओ से बी तक के रीजन्स में, ये जो ओ से बी तक रीजन देख रहे हैं, यहां से यहां तक रीजन में, यहां से यहां तक रीजन में अगर हम जो डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर रहे थे वायर पे, तो वो अगर फोर्स रिमूव कर देते हैं तो जो वायर्स है वो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशंस को अकर कर लेगा, उसमें कोई भी डेल एल की वैल्यू नहीं बच पाएगा डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करने के बाद। दैट मीन्स डेल एल की वैल्यू हमेशा जीरो रहेंगे। क्लियर। यानी ओ से बी तक के रीजन्स को हम लोग बोलेंगे इलास्टिक रीजन, समझे। तो यहां से लिख देते हैं अगला में, द रीजन्स फ्रॉम ओ टू बी
it's said to be elastic region, है ना। इस रीजन को हम लोग क्या बोलेंगे, इलास्टिक रीजन बोलेंगे। और इस रीजन में बॉडी जो है इलास्टिक बिहेवियर्स को शो करेगा, है ना, ये भी बोल सकते हैं। एंड इन दिस रीजन बॉडी की जगह पर यहां बायर है, इन दिस रीजन बायर शोज द इलास्टिक बिहेवियर, समझे। तो इस रीजन में बॉडी जो है इलास्टिक बिहेवियर शो करेगा। तो इतना आपको क्लियर हुआ होगा, है ना, कि ओ से ए तक रीजन्स क्या होंगे, ए से बी तक रीजन क्या होंगे, ए क्या कहलाएंगे, बी क्या कहलाएंगे, है ना, ये क्लियर हुआ होगा। ये बात ध्यान रखेंगे कि ओ से ए तक जब स्ट्रेट है तो स्ट्रेट बात को ही रिप्रेजेंट कर रहा है कि स्ट्रेस जो है प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन का। और ए से बी तक थोड़ा सा कर्व हुआ है तो कर्व ये बता रहा है कि स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल तो नहीं है, बट डिफॉर्मिंग फोर्स यहां से यहां अगर लगा रहे होंगे तो वो डिफॉर्मिंग फोर्स को हम रिमूव कर दें तो बॉडी रिगेन्स कर लेगा ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशंस का। उसमें डेल एल की वैल्यू कुछ भी नहीं बचेंगी, स्ट्रेन की वैल्यू कुछ भी नहीं होंगे डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करने के बाद, है ना। इसलिए ओ से बी तक के रीजन को हम लोग इलास्टिक रीजन कहते हैं। और इस रीजन में बॉडी इलास्टिक बिहेवियर्स को क्या करेंगे, शो करेंगे। क्लियर, इतना समझ में आ गया होगा। जल्दी इसको लिख लीजिए, इसको मिटाते हैं और फिर आगे पॉइंट लिखते हैं। जल्दी से बाबू लोग कर लें, हो गया, कंप्लीट हो गया, हटा दें। प्यारे बच्चे समझ में आया बढ़िया से इतना दूर तक, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए आप लोग को। तो मैं हटाता हूं, हो गया बाबू लोग, चलिए ठीक है, ओके, हटाता हूं इसको। जल्दी से लिख लें लोग, हो गया, समझ में आया, लिख रहे हैं आप सभी लोग, चलिए ठीक है। अब आगे आते हैं। तो हम बी तक बाबू लोग पहुंच गए हैं। अब बी से हम आगे के रीजन्स की बात कर लेंगे अब, कि बी से आगे क्या होता है। ठीक है, तो अब हम बात करें बी से आगे रीजन्स का। तो बाबू लोग बी से आगे ने बी के बियॉन्ड में अगर हम फोर्स एक्ट करते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं, तो बॉडी में एक्सटेंशन तो प्रोड्यूस होता है, मतलब बायर में एक्सटेंशन तो प्रोड्यूस होता है ना। और उस एक्सटेंशन से, है ना, कुछ वैल्यू ज़्यादा हो जाता है लेंथ इसका। लेकिन एक बात दिक्कत हो जाता है कि इस पॉइंट बी के बाद अगर हम डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव कर देते हैं तो बॉडी अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशंस को नहीं अकर कर पाता है, कुछ ना कुछ उसमें लेंथ, एक्सटेंडेड लेंथ बच जाते हैं। इसीलिए देखिए बी से आगे तक हम फोर्स लगाए हैं सी पॉइंट तक, तो यहाँ तक देख रहे होंगे कि यहाँ से छोड़ने के बाद उसमें कुछ परमानेंट, है ना, स्ट्रेन बन जाएंगे। और जो परमानेंट स्ट्रेन यहाँ दिखाया हुआ है, जो ये आपको दिख रहा है ये चीज, इसको हम बोलते हैं, है ना, परमानेंट स्ट्रेन। ये देखिए कुछ परमानेंट स्ट्रेन बन जाएगा, है ना। यानी बी से सी तक का फोर्स अगर हम बढ़ाते हैं और फोर्स फिर रिमूव कर लेते हैं, है ना, तो बॉडी अपनी कंप्लीट जो है लेंथ नहीं बना पाएगा, जो बायर अपनी कंप्लीट लेंथ नहीं बना पाएगा, है ना। कुछ ना कुछ उसमें एक्सटेंडेड लेंथ बच जाएंगे। एक्सटेंडेड लेंथ बच जाने का मतलब ये हुआ कुछ में कुछ स्ट्रेन की परमानेंट नेचर बच गए। क्लियर। तो हम लिखते हैं आगे, क्या लिखेंगे, बियॉन्ड द पॉइंट, बियॉन्ड द पॉइंट, पॉइंट बी, ठीक है, बियॉन्ड द पॉइंट बी, है ना, बी के बियॉन्ड बात कर रहे हैं, बियॉन्ड द पॉइंट बी, कॉमा, डिफॉर्मिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स इज removed, then the wire does not regains its original
लेंथ, original length, it means some permanent strain is obtained like OE। इसको हम ई पॉइंट नाम देते हैं बाबू लोग। तो इससे हमको पता चलेगा कि हम 20 से बियॉन्ड अगर फोर्स लगाए, है ना, जो सी पॉइंट तक मैं लगाए हैं, और वहां तक अगर डिफॉर्मिंग फोर्स हम फिर रिमूव कर देते हैं, तो बॉडी में यानी वायर में, है ना, एक्चुअल लेंथ जो होगा, ओरिजिनल जो लेंथ होगा वो नहीं बन पाएगा, उससे थोड़ा मोड़ा ज़्यादा ही रह पाएगा, इसलिए उसमें कुछ परमानेंट स्ट्रेन आ जाएगा। वही मैंने लिखा है कि बियॉन्ड द पॉइंट बी डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड, देन द वायर डज नॉट रिगेन्स इट ओरिजिनल लेंथ, है ना, इट मीन्स सम परमानेंट स्ट्रेन इज ऑब्टेन लाइक OE। तो वही कुछ इसमें, है ना, परमानेंट जो है स्ट्रेन शो कर दिया। क्लियर हो गया। अब देखिए, तो यहां से B से जो D तक रीजन्स होता है बाबू लोग, B से D तक रीजन्स में अगर डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट होते रहता है, तो डिफॉर्मिंग फोर्स से जो हमारा स्ट्रेस ऑब्टेन होता है उससे कहीं ज्यादा स्ट्रेन इंक्रीज कर जाता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि बियॉन्ड द पॉइंट B, है ना, बियॉन्ड द पॉइंट B द स्ट्रेन इज इंक्रीजेज more rapidly than the स्ट्रेस। माने यहां से जो B से D तक रीजन्स होता है उसमें स्ट्रेन की जो इंक्रीजिंग रेट होता है वो ज्यादा होता है इन कंपेरिजन टू स्ट्रेस। इसलिए मैं लिखा है कि बियॉन्ड द पॉइंट B द स्ट्रेन इज इंक्रीजेज मोर रैपिडली देन द स्ट्रेस, है ना, ज्यादा इंक्रीज करता है। तो B से D तक जो रीजन्स होता है बाबू, इस रीजन्स को हम लोग बोलते हैं प्लास्टिक रीजन्स। कौन रीजन कहते हैं? प्लास्टिक रीजन। तो हम यहां लिख सकते हैं कि द रीजन, है ना, फ्रॉम पॉइंट B टू D, है ना, इज सेड टू बी प्लास्टिक रीजन। यानी इस रीजन को हम क्या बोलेंगे? प्लास्टिक रीजन, है ना। एंड in this region wire shows that the properties of plasticity, और इस रीजन में जो बायर्स होगा वो प्लास्टिसिटी के नेचर को शो करेगा। और O से लेकर B तक जो रीजन था, इस रीजन्स में, है ना, जो बायर्स होगा, है ना, जो बायर्स को ही हम बॉडी जैसा मान रहे हैं यहाँ पे, तो O से जो B तक होगा उसमें बायर्स जो है इलास्टिसिटी प्रॉपर्टीज को शो करेगा। अब देखिए यहां तक पहुंच गए हैं, कौन पॉइंट तक? D पॉइंट तक। तो D पॉइंट मेरा क्या है उस समझिए। D को कहते हैं ऐसे ब्रेकिंग स्ट्रेस। कौन स्ट्रेस कहते हैं? ब्रेकिंग स्ट्रेस बोलते हैं इसको बाबू लोग, ब्रेकिंग स्ट्रेस, या इसे हम फ्रैक्चर पॉइंट्स भी कहते हैं। कौन पॉइंट बाबू लोग? फ्रैक्चर पॉइंट। ठीक है, फ्रैक्चर पॉइंट या, है ना, ब्रेकिंग पॉइंट। यानी इस पॉइंट पर बाबू लोग मैक्सिमम जो स्ट्रेस होता है ना, तो हम ऐसा कह सकते हैं अगला में, द पॉइंट D हैव मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस, है ना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस। इट मीन्स
this point is called breaking stress और फ्रैक्चर पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग ब्रेकिंग पॉइंट्स या फ्रैक्चर पॉइंट्स कहते हैं। मतलब यहां के बाद जो है ना, जो वायर्स है वो टूट सकता है। इससे आगे जो है जरा सी फोर्स लगेगा तो वायर्स में टूटने की शक्ति आ जाएगा, है ना, ब्रेक हो सकता है, फ्रैक्चर हो सकता है। क्लियर। अब देखिए यहां पर एक बात और, कि इस पॉइंट जो हमारा इलास्टिक पॉइंट है या यील्ड पॉइंट है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस मिलता है उस स्ट्रेस को हम लोग यील्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं, है ना। यहां लिख सकते हैं द स्ट्रेस corresponding to है ना yield point is called yield strength बोलते हैं बाबू लोग। क्या बोलते हैं? yield strength। और इस पॉइंट के अबाउट, जो पॉइंट डी होता है, इस पॉइंट के अबाउट जो स्ट्रेंथ मिलते हैं उसको क्या कहते हैं? जो देखिए द स्ट्रेस corresponding to fracture point is called ultimate strength बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू लोग? अल्टीमेट स्ट्रेंथ। इसको हम लोग बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेंथ, है ना। जो पॉइंट है ना डी के अबाउट कॉरस्पॉन्डिंग, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारा स्ट्रेस मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? अल्टीमेट स्ट्रेंथ। क्लियर। तो यहां तक आपको समझ गया होगा। अब देखिए जो डी के बाद जो पॉइंट्स है ई तक, तो डी से आगे अगर हम फोर्स नहीं भी लगाते हैं, है ना, आफ्टर द पॉइंट डी या बियॉन्ड द पॉइंट डी, डिफॉर्मिंग फोर्स इज नॉट बी एक्टेड, है ना। डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है, बट है ना, बट वायर्स इज फ्लोज लाइक अ लिक्विड, माने अपने से वायर जो है ना, वो खींचने लगता है नहीं फोर्स लगाने के बाद भी। जैसे रस्सी वगैरह देखे होंगे कि रस्सी वगैरह में कुछ भारी चीज अगर बांध देते हैं और मान लिया उसको सहने की उसकी पावर नहीं होगा तो फिर रस्सी अपने से इंक्रीज होने लगता है ना। यानी यहां से जो है फ्लो कर लेगा लिक्विड जैसा और जाके इस ई पॉइंट पर वो साफ हो जाएगा। ऐसे टूट तो यही जाता है मेनली, क्योंकि यही उसका बाउंड्री कंडीशन है, यही वो साफ हो जाता है ना। यहाँ के बाद तो आगे सिर्फ वो फॉर्मेलिटी है, टूट तो यहीं पर जाता है क्योंकि यही तो हमारा ब्रेकिंग स्ट्रेस है, समझे। तो यहां से क्या लिखेंगे? बियॉन्ड द पॉइंट डी, बियॉन्ड द पॉइंट डी, है ना, डी के बाद, इस पॉइंट के बाद की बात कर रहे हैं, बियॉन्ड द पॉइंट डी, कॉमा, डिफॉर्मिंग फोर्स इज नॉट बी एक्टेड, है ना, नॉट बी एक्टेड, बट वायर इज फ्लोज लाइक लिक्विड। लेकिन वायर जो है लिक्विड जैसा फ्लो करने लगता है इसके बाद, मतलब अपने से उसकी लेंथ इंक्रीज होने लगता है। समझ लिए, वायर बन गया कुछ ही लिक्विड बन गया भी यहां पर, क्योंकि यहां के बाद रिमोट देखिए हम लिखे भी है, डिफॉर्मिंग फोर्स इज नॉट बी एक्टेड बट वायर्स इज, है ना, फ्लोज लाइक, है ना, वायर्स इज, है ना, फ्लोज लाइक क्या? लिक्विड। और डी पॉइंट पर जा करके, है ना, वो साफ हो जाता है ना। तो पॉइंट डी को, ई पॉइंट पर जाके साफ हो जाता है। तो पॉइंट ई को क्या बोलेंगे? द पॉइंट ई इज कॉल्ड रैप्चर पॉइंट बोलते हैं बाबू इसको। क्या बोलते हैं? रैप्चर पॉइंट, है ना।
इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, रैप्चर पॉइंट बोलते हैं। तो आप ये कर्व की कहानी समझे होंगे। तो कर्व में ज़्यादा कुछ नहीं था बाबू लोग, यहाँ कर्व में मेन यही कहानी है कि ओ से जो ए तक रीजन है, फिर से मैं एक बार रिवाइज मार रहा हूँ, ओ से तो ए तक रीजन है बाबू लोग, इस रीजन्स में है ना इलास्टिक प्रॉपर्टी तो होते हैं, बॉडी में इलास्टिसिटी पाया जाता है, वायर में इलास्टिसिटी पाया जाता है, लेकिन स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है ना। इसकी वैल्यू हमेशा एक फिक्स अमाउंट में इंक्रीज होता है, इसलिए ग्राफ हमेशा स्ट्रेस है अथी स्ट्रेट है, यानी इसमें बिल्कुल जो है स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनल होते हैं। फिर हमने बात किया कि ए से बी तक दो कर्व दिख रहा है पोर्शंस, कर्व पोर्शंस दिखने का मतलब यह है बाबू लोग कि इसमें स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल नहीं है, यानी इसमें हुक्स लॉ वैलिड ही नहीं होगा, इस रीजन में हुक्स लॉ वैलिड होगा। और पॉइंट ए का नाम प्रोपोर्शनलिटी लिमिट बोल सकते हैं, या प्रोपोर्शनल लिमिट, या लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं, है ना। अब देखिए बी पॉइंट को हमने इलास्टिक लिमिट या यील्ड पॉइंट कहा है, मतलब ये पॉइंट जो बी है ना बाबू लोग, इस पॉइंट तक है ना हमारा इलास्टिसिटी का गुण पाया जाता है, यानी ओ से बी तक रीजन हमारा इलास्टिक बिहेवियर को शो करता है, इलास्टिसिटी के प्रॉपर्टीज को शो करता है ना। तो यहां तक आपको दिक्कत नहीं हुई होगी, है ना। ओ से बी तक में, ए से बी तक जो है वो स्ट्रेस स्ट्रेन प्रोपोर्शनल नहीं होता, लेकिन यहां पर जो है ना फोर्स डिफॉर्मिंग हटा देने के बाद वायर ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशंस को हासिल कर लेगा, उसमें चेंज कुछ भी नहीं होगा, जो डेल एल की वैल्यू उसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। ओके, अब देखिए बी से आगे कुछ सी पॉइंट तक हमने फोर्स लगाया है, तो यहां तक फोर्स लगाया है, तो यहां जब फोर्स को रिमूव करेंगे है ना, तो जो वायर्स होगा वो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशंस को नहीं बना पाएगा, उसमें कुछ ना कुछ जो है ना परमानेंट स्ट्रेन बच जाएंगे, कुछ ना कुछ एक्सटेंशन बच जाएंगे, और उस एक्सटेंशन के कारण उसमें कुछ परमानेंट स्ट्रेन हो जाएंगे। जैसे इसलिए देखें ओई जो लिखे हैं, इसको हम लोग परमानेंट है ना स्ट्रेन कह रहे हैं। जैसे यहाँ पर हमने देखो लिखा है कहीं पे, देखिए यहाँ पर लिखा है ना कि देन द वायर डज नॉट रिगेन्स इट्स ओरिजिनल है ना लेंथ, इट मीन्स सम परमानेंट स्ट्रेन इज ऑब्टेन लाइक ओई। तो हमने कहा कि बी से जो आगे पॉइंट डी तक है, इस पॉइंट तक बाबू लोग अगर स्ट्रेस और स्ट्रेन की देखें तो प्रोपोर्शनलिटी कहानी तो साफ यहीं पर हो चुकी है, यहीं से आगे है ना। लेकिन बी के आगे डिफॉर्मिंग फोर्स अगर लगाते हैं तो उससे स्ट्रेस जो होता है उसकी वैल्यू है ना कम होती इन कंपेरिजन टू स्ट्रेन से, यानी स्ट्रेन ही ज़्यादा होने लगता है ना, और स्ट्रेस ही कम होने लगता है। इसलिए लिखे हमने यहाँ पर देखिए है ना, बियॉन्ड द पॉइंट बी द स्ट्रेन इज इंक्रीजेज मोर रैपिडली देन स्ट्रेस। तो ये बी से आपका डी तक रीजन बाबू लोग, ये रीजन को हम लोग बोलेंगे कौन सा रीजन, प्लास्टिक रीजन्स, है ना, यानी इसमें बॉडी प्लास्टिक जैसा होगा, कुछ परमानेंट है ना शेप बना लेगा, जिससे वो रिगेन्स नहीं कर पाएगा, है ना। तो इसलिए इसको प्लास्टिक बिहेवियर्स बोलते हैं। अब डी पॉइंट पर जा करके है ना मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू हो जाती है, यहाँ के बाद स्ट्रेस इंक्रीज नहीं करता है, और जिस पॉइंट पर मैक्सिमम स्ट्रेस होता है ना बाबू लोग, उसको हम कहते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस और फ्रैक्चर पॉइंट्स। और इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो है हमारा स्ट्रेस मिलता है, उस स्ट्रेस को हम लोग बोलते हैं है ना अल्टीमेट स्ट्रेस या अल्टीमेट स्ट्रेंथ, है ना, क्या बोलते हैं, अल्टीमेट स्ट्रेंथ। और इस पॉइंट जो हमारा इलास्टिक पॉइंट है, इस पॉइंट के अबाउट जो मिलता है उसको हम बोलते हैं यील्ड स्ट्रेंथ, है ना। अब देखिए ये डी पॉइंट हो गया मैक्सिमम स्ट्रेस का। डी के आगे हमने बताया कि आपको डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव कर लीजिए, है ना, फिर भी है ना बॉडी जो है ना वायर है वो है ना एक्सटेंड होते रहेगा, उसका लेंथ है ना बढ़ते रहेगा, यानी लिक्विड जैसा फ्लो करने लगेगा, है ना। और वो पॉइंट है ना ई तक जाके जो है, ई पॉइंट जो ई पॉइंट यहाँ जाके बिल्कुल खत्म हो जाएगा, अपने से टूट जाएगा, इसलिए इस पॉइंट को हम बोल रहे हैं रैप्चर पॉइंट। तो इतना आपको क्लियर हुआ होगा, है ना, इतना में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना, इतना में कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, है ना, अगर हो गया तो हाँ ना जल्दी से बोलिए। क्लियर बाबू लोग, समझ में आया बढ़िया से क्या क्या रीजन्स था जो है ना, ओ से ए तक है ना स्ट्रेस स्ट्रेन प्रोपोर्शनल, ए से बी प्रोपोर्शनल नहीं, इधर तो और भी प्रोपोर्शनल नहीं है। ओ से ए तक रीजन्स, ओ से बी तक रीजन्स को हम लोग कौन सा रीजन बोलेंगे बाबू लोग, इलास्टिक रीजन, और बी से लेकर डी तक रीजन को क्या बोलेंगे बाबू लोग, प्लास्टिक रीजन। तो यही दो रीजन्स मेन यहाँ होते हैं, इलास्टिक